व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब। हाँ जी मित्रों, वेलकम टू द रिवीजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट। बहुत ही प्यारा हल्का टॉपिक है और काफी स्कोरिंग है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक दो अटेम्प्ट छोड़ के आईसीआई इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही लेता है। या तो एमसीक्यू में पूछेगा, या आपसे करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ लेगा, या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में फ्री के 5 नंबर। तो सारे बच्चे आओ मेरे साथ, देखो क्या क्या एरियाज पे फोकस करके चलना है। सबसे पहले कहता है इसका जो ऑडिट होगा वो एज पर सेक्शन 17 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो कई बच्चे ना घबरा जाते हैं सारे सेक्शन याद करने, नहीं, जितने कर सको कर लो, वरना नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, मेन चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो हम इस रिवीजन में फोकस करते चलेंगे। सबसे पहले कहता है कि यहां जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट होगा, हम यहां पे सबसे पहले बात करें सर किसकी, नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी या ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका अलग अलग स्टेट्स में ऑपरेशन है। अभी नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 बहुत ही पुराना एक्ट है। ठीक है, ये कहता है कि कोई भी ऑडिट होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो उसका कर्ता धर्ता कौन होगा, रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार मेक श्योर करेगा एवरी रजिस्टर्ड सोसाइटी का ऑडिट हो रहा है एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। ठीक है, फिर ऑडिट में वही चीजें देखी जाएंगी, डेटर्स क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, जिसके बारे में आपको शिद्दत से काफी नॉलेज है। ठीक है सर, फिर ये कहता है छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखनी है। देखो क्या कहता है, सबसे पहले ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑब्वियसली, प्लस या तो इसको अकाउंट्स के बारे में इसके पास डिप्लोमा है, डिग्री नहीं डिप्लोमा है, तो गवर्नमेंट डिप्लोमा इन द कोऑपरेटिव अकाउंट्स। या फिर इसने क्या कर रखा है ना, इसने कोऑपरेटिव ऑडिट डिपार्टमेंट में काम कर रखा है। गवर्नमेंट का जो कोऑपरेटिव ऑडिट डिपार्टमेंट होता है उसमें काम कर रखा है, तो सर्व्ड एज अ ऑडिटर इन द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो तीनों चीजें आपकी चलेंगी सर, क्या, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, या डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, या आपने सर्व कर रखा है एज अ ऑडिटर इन द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द अकाउंट्स। अब सर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो मैंने कहा था कर्ता धर्ता कौन है, रजिस्ट्रार है। तो रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी विल मेक द अपॉइंटमेंट। अब इसकी जो फीस होगी वो भी रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा, जो होनी चाहिए वो माननी पड़ेगी ऑडिटर को। अब सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स में कुछ खास मसाला नहीं है, बट महाराष्ट्र कहता है हम बताएंगे। महाराष्ट्र कहता है हम बताएंगे जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स वैसे ही होंगे जैसे एलएलपी के होते हैं। सर एलएलपी के कैसे होते हैं, सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, एसेट्स एंड लायबिलिटी, साथ ही साथ कहता है जो गुड्स खरीदी, जो गुड्स सेल करी, वो सब आ जाएंगे, यानी सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स। तो बड़ा इजी है, पैसा आया पैसा गया, गुड्स आई गुड्स गई, वाओ, पैसा आया पैसा गया, गुड्स आई गुड्स गई, सम मनी रिसीव्ड सम मनी एक्सपेंडेड, देन गुड्स रिसीव्ड गुड्स गॉन, एंड लास्ट में आपने बस बोलना है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। वेरी गुड सर। इसके बाद ये कहता है कैश बुक में भी कुछ मसालेदार चीजें आएंगी। तो मैंने कहा कैश बुक में क्या आती है, कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। तो कैश इनफ्लो कैसे आता है सर, ये आता है कैश सेल से, या आपने क्रेडिट सेल्स की थी, डेटर्स थी, उन्होंने कैश दे दिया, कलेक्शन फ्रॉम द डेटर जहां क्रेडिट सेल थी। प्लस ये कहता है अगर आपने किसी अपने मेंबर को लोन दिया, आप क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, क्रेडिट मतलब आपका काम है लोन देना, क्रेडिट देना, तो अगर आपने आपसे आपके पास किसी से लोन वापस आया तो वो इसका पार्ट बन जाएगा। लास्ट में कहता है लोन डिसबर्स किया तो कैश चली जाएगी। वाओ सर, मजा आ गया। एंड अदर कॉलमनर सब्सिडरी बुक्स वगैरह आ जाएगी इसमें। अब ये कहता है क्या शेयर होल्डिंग पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, मैंने कहा हाँ सबके लिए नहीं है, बट अगर कोई रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा लगाना चाहती है तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट बाकियों के लिए जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या कहता है, 20% और 1000 इसके ऊपर नहीं लगा सकते। तो या तो 20% तक या 1000 तक, दोनों में से कोई भी लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए। बेसिक सी बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है सर। फिर ये कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन दे सकती है, कहते हैं हाँ दे सकती है, बट सिर्फ अपनी मेंबर्स को, बाहर किसी और को नहीं। तो ये कहता है इट कैन गिव द लोन नॉट टू एनी अदर पर्सन अदर देन अ मेंबर। बट क्या ये रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे सकती है, हाँ। तो अगर आप देखोगे रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक अलग ही इज्जत मिल रही है, उसके पास शेयर होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, वो कितना भी शेयर ले सकती है सोसाइटी में, प्लस उसको लोन देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सर रिस्ट्रिक्शंस ऑन बोरोइंग्स के लिए ऑडिटर क्या चेक करेगा, जो इनके बायलॉज हैं। बायलॉज का क्या मतलब होता है, हमने तो इन लॉ सुना है, मैंने कहा इन लॉ वाली फालतू बातें मत करो मेरे से। बायलॉज का मतलब है इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वो आप देख के चलेंगे। ठीक है सर। अब आता है मसालेदार पॉइंट जिसपे ऐसे आपसे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास बहुत सारे फंड्स पड़े हैं, इसको कहीं बताओ इन्वेस्ट करने के लिए। तो देखो मैं बताता हूं आपको, इन्वेस्ट करना चाहिए बैंक में। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी या तो कोऑपरेटिव बैंक। अब ये कोऑपरेटिव बैंक कौन सा है, या तो सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। बाकी किसी और कोऑपरेटिव बैंक में भी कर सकते हो अगर रजिस्ट्रार से अप्रूवल ले ली, इफ इट इज अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार। तो कोऑपरेटिव बैंक तो समझ आ गया।
सर क्या हम शेयर्स और सिक्योरिटीज में भी लगा सकते हैं पैसा? द आंसर इज यस, यू कैन इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज बट यू शुड हैव अ ट्रस्ट। सर ट्रस्ट वाली फालतू बात क्या है? मैंने कहा इसको एक्ट है इसके ऊपर, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो एक बच्चे ने बताया था सर ये वही साल है जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी आया था। तो 1882 तुमको याद रहेगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो या इंडियन ट्रस्ट हो, दोनों 1882 में चलते हैं। एंड बाकी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज जो बाकी सोसाइटीज की है वो भी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली, ठीक है सर। एंड एनी अदर मनी जो तुमको ठीक लगे। फिर कहता है क्या पैसे को एप्रोप्रिएट भी करना है? शुड द मनी बी एप्रोप्रिएटेड फॉर डिविडेंड एंड ऑल? तो आंसर इज यस। ये कहता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कुछ पैसा आपको रिजर्व्स में डालना पड़ेगा। तो कंपनीज में ऐसा नहीं होता, कंपनीज में इट इज ऑप्शनल कि डिविडेंड देने से पहले रिजर्व्स में पैसा डालना है कि नहीं, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जरूरी है। ये कहता है बोनस दो या डिविडेंड दो, उसके लिए उससे पहले पैसा आप रिजर्व में डाल के चलना। अच्छा, चैरिटेबल पर्पस के लिए कितना पैसा दे सकते हैं? अप टू 10%। ये लिमिट आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। अब ये क्या कहता है, रिजर्व फंड का मैं क्या करूं? मैं रिजर्व फंड में जो पैसा पड़ा है, रिजर्व में पड़ा है, क्या करूं? तो कुछ भी कर लो, या तो वर्किंग कैपिटल लगा लो, या उसको इन्वेस्ट कर दो, या अपने मेंबर्स का भला कर दो। यू कैन यूज इट फॉर द पब्लिक पर्पसेस टू प्रमोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी। तो अमूल को दूध पिलाना है, तो अमूल ने जाके गरीब बच्चों को दूध पिला दिया, तो इसने सोसाइटी को हेल्प कर दिया। तो ये आपने 2-3 बातें ध्यान रखनी है। सर क्या? सबसे पहले आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर सकते हो, या पब्लिक का भला कर सकते हो। अब सर एजुकेशन फंड के बारे में बताओ। ये जो एजुकेशन फंड है इसमें पैसा लगाना है? मैंने कहा हाँ इसमें पैसा लगाना है। हर हफ्ते लगाना है, हर महीने लगाना है, हर क्वार्टरली लगाना है, या साल में एक बार? मैंने कहा साल में एक बार। साल के एंड में जब आपके अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा एजुकेशन फंड में कितनी परसेंटेज जानी है। तो जो परसेंटेज प्रिस्क्राइब्ड है उतनी परसेंटेज आपको डालनी पड़ेगी। सर एक बात बताओ, क्या ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? तो यहां आईसीआई मजे लेता है। याद रखना, कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। मतलब ये एजुकेशन फंड में कंट्रीब्यूशन देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तुमको ये पैसा देना ही देना पड़ेगा। इट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, ठीक है सर। फिर हमने बहुत ही बड़ा फालतू सा पैराग्राफ पढ़ा था, इसमें काम की बात बस इतनी थी। क्या सर? जब भी आप कोई एप्रोप्रिएशन करते हो प्रॉफिट्स में से, ठीक है, ये आप तभी करोगे जब आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिल जाए। तो जो भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होगी, डिविडेंड के लिए हो रही है या किसी और चीज के लिए, इसके लिए आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए। इसको ये लोग बोलते हैं जनरल बॉडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है सर। फिर आता है सर स्पेशल फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिट। अब ऑडिट की बातें करेंगे मजेदार वाली, जिससे आपको कंपनीज एक्ट भी याद आता रहेगा थोड़ा थोड़ा। ये कहता है आपने ओवरड्यू डेटर्स पे फोकस करना है। सर ओवरड्यू डेटर्स मतलब ड्यू डेट पे जिन्होंने पेमेंट नहीं करी। तो कंपनीज एक्ट में अपन ओवरड्यू डेट्स कैसे रखते थे? अप टू 6 मंथ्स, 6 मंथ्स टू 1 ईयर, 1 ईयर टू 2 ईयर, 2 ईयर टू 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। इस तरह से अपन खाने बनाते थे। हाँ सर, मतलब स्केड्यूल बनाते थे। ये कैसी देसी लैंग्वेज है सर, खाने बनाते थे। तो आपने यहां पे क्या ध्यान रखना है? मैंने कहा यहां था 6 मंथ्स टू 5 ईयर और 5 साल के बाद। यहां झंझट ही नहीं है, 6 महीने से लेके 5 साल और 5 साल के बाद इसमें बांट देना, ठीक है सर। इसी तरह अगर ये कहते हैं कि अगर आपको लगता है आपने किसी को लोन दिया था और सामने वाला बंदा इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल का पैसा दे ही नहीं रहा, तो अगर सामने वाला बंदा इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल का पैसा नहीं दे रहा, तो इस वाले लोन के इंटरेस्ट को कहते हैं ओवरड्यू इंटरेस्ट। ऐसा लोन जिसमें प्रिंसिपल का अमाउंट इज ओवरड्यू, इसको कहा जाता है ओवरड्यू इंटरेस्ट। तो जो ओवरड्यू इंटरेस्ट है आप बुक नहीं कर सकते, और जो ऑलरेडी बुक्ड है उस पर आप प्रोविजन क्रिएट करके चलेंगे, रिजर्व क्रिएट करके चलेंगे। ये बेसिक सी बात आपने ध्यान रखनी है। फिर कहते हैं सर सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट। हमने कुछ नया सीखा। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कहती है जो भी बैड डेट्स बनाओगे ऑडिटर की मर्जी से बनाना, यानी ऑडिटर सर्टिफाई करेगा जब कि वो बैड डेट है तो ही आप उसको बैड डेट बोलोगे। बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी कहती है हम ऐसी फालतू बात नहीं करेंगे, ठीक है सर। अब फिर हमने बात करी वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में कुछ भी नहीं था यार। AS 10 रिवाइज हो गया था और AS 2 और AS 13। सर AS 10 क्या कहता है? पीपीई। जो भी आप एसेट लाओगे उसको कैपिटलाइज करोगे, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। एसेट को लाते वक्त जितने भी इंसिडेंटल खर्चे, मेजर खर्चे, उनको कैपिटलाइज किया जाता है। यस सर। और उसके बाद ये कहता है कि अगर आपको लगता है मार्केट वैल्यू और करंट वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क है तो उसका नोट्स टू अकाउंट्स देख लेना। करंट एसेट को किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट, और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। फिर ये कहता है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। ये बड़ा अजीब सा प्यारा टॉपिक था। इसमें सर ये क्या कहता है? ये कहता है आपने देखना है कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ कि नहीं। अनलाइक बाकी कंपनीज, इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव है मेंबर्स का भला। कहीं ना कहीं मेंबर्स का भला होना चाहिए। तो सपोज अमूल की बात करते हैं, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसके मेंबर्स कौन है? फार्मर्स। जो फार्मर्स दूध देते हैं, गाय की बात कर रहा हूं, जो फार्मर्स गाय से दूध निकाल के देते हैं, ठीक है सर। तो यहां आपने ध्यान रखना था कि जिन फार्मर्स से गाय का दूध आता है
उनका हमको कहीं ना कहीं भला करके चलना है। तो यहां ये कहते हैं सोशल बेनिफिट्स करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या कर सकते हैं सर, फार्मर्स को भी अच्छा प्राइस देना पड़ेगा, प्लस जो जनरल पब्लिक है उनसे भी ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो हम ऑप्टिमाइज कहां करें, प्रोडक्शन में करो। तो प्रोडक्शन में ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें कौन से मेथड लगते हैं, कॉस्टिंग मेथड लगते हैं। तो इसमें आप बात करोगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, बजटरी मेथड्स की, और जनरली ऐसा पाया गया कि लोग एफिशिएंट इतने नहीं होते। कहीं ना कहीं देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द गोल्स टू बी अचीव्ड एंड वेस्टेज एंड द एक्चुअल अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ठीक है, यहां फोकस करके चलो। अब लास्ट में आता है सर क्या, जब आप खर्चों को ऑडिट करो तो दो चीजें चेक कर लेना कि बिचौलियों को खर्चे ज्यादा न दियो, मिडल मैन एक्सपेंसेस कम हो। अगर मिडल मैन एक्सपेंसेस कम होंगे तो इकोनॉमी आएगी। एंड लास्ट में कहता है प्रोप्राइटी ऑडिट। प्रोप्राइटी ऑडिट के प्रिंसिपल्स मतलब आप किसी का भी पैसा ऐसे यूज करो जैसे आपका खुद का पैसा है। तो अपन खुद के पैसे को कैसे बचा बचा के चलते हैं, अननेसेसरी खर्चे नहीं करते। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी बात ध्यान रखनी है। तो ओवरऑल इसमें बस आपने बात ध्यान रखनी थी सर क्या, जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो, जरूरी नहीं है वो प्रॉफिट है, वो है मेंबर्स का भला। अब मेंबर्स का भला करना है तो आपको अपनी प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, यानी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स लगाने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल। देयर विल बी अ वाइड गैप बिटवीन योर टारगेट एंड व्हाट यू अचीव। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने खर्चे को ऑप्टिमाइज करो। तो मिडल मैन को खर्चा नहीं देना। एंड लास्ट में सर क्या था, लास्ट में आता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट। फिर हमने सर बात करी थी इस टॉपिक की, प्रोविजन ऑफ एक्ट्स एंड रूल से कंप्लायंस होना चाहिए, नहीं है तो रिपोर्ट कर दो। मेंबर्स का रजिस्टर बनेगा, एग्जामिनेशन ऑफ पासबुक। सर ये क्या टॉपिक था, समझना मेरी बात। कई बार कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को लोन्स देती है और लोन से रिकवरी करती है। तो ये जो मेंबर्स होते हैं ना, ये थोड़े इलिटरेट होते हैं, इनको बेचारों को पता ही नहीं होता। बताओ, फार्मर्स को तो पता ही नहीं ना, कई सारों को जो गाय का दूध निकाल रहे हैं उस बेचारे को क्या पता कि क्या उसके बैंक में आ रहा है, क्या उसके बैंक से जा रहा है। तो एज अ ऑडिटर आपने उनकी पासबुक्स को चेक करना है कि एक्चुअल में जो अकाउंटिंग एंट्री सोसाइटी ने पास कर रखी है क्या वो इसकी पासबुक से मैच कर रही है कि नहीं। तो हो सकता है उससे उन फार्मर्स का भला हो सके। ठीक है सर, समझ गए। फिर ये कहता है स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार। अगर आपको कोई फ्रॉड वगैरह मिलता है, सीरियस इरेगुलरिटी, तो रजिस्ट्रार को बता देना। एंड हमने यहां बात की थी सर किसकी, हिडन क्वेश्चन की। यहां से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ सकता है, बताओ एग्जांपल्स ऑफ सीरियस इरेगुलरिटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिलती है। तो हमने यहां एक प्यारी सी लिंकिंग करी थी। हाँ सर, तो हुआ क्या था, बैंक ने अपनी किसी वाइफ को, बैंक की वाइफ कह रहा हूं सॉरी, बैंक का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंक है उसने अपने किसी रिलेटिव को लोन दे दिए बिना उसकी क्रेडिट वर्दीनेस या बिना सिक्योरिटी चेक करे। रिलेटिव कौन थी सर, वो मिस थी। अच्छा, मिस अपनी या किसी और की, सर पर्सनल। तो 3 पॉइंट आपने ध्यान रखने थे। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने डिस्प्रोपोर्शनेट एडवांसेस दे दिए, ठीक है सर, विदाउट चेकिंग द क्रेडिट वर्दीनेस, विदाउट चेकिंग द सिक्योरिटी। किसको दिए सर, मिस को दिए। मिस वाला पॉइंट क्या था, मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट क्या हो गया, मिसमैनेजमेंट मतलब डिसीजंस ऑफ द मैनेजमेंट आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है सर। अब मिस अपनी या किसी और की पर्सनल, तो पर्सनल क्या था, पर्सनल प्रॉफिटेरिंग, यानी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मैनेजमेंट है ये अपने प्रॉफिट्स देख रही है, मेंबर्स का भला नहीं देख रही, यानी पर्सनल प्रॉफिटेरिंग बाय द मैनेजिंग कमिटी इन द ट्रांजेक्शन ऑफ सोसाइटी। एंड लास्ट पॉइंट इज, यही चीज आपने पकड़ ली, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, परचेजेस एंड प्रॉपर्टी। तो 4 पॉइंट आपने देखने थे। डिस्प्रोपोर्शनेट एडवांसेस बाय द कोऑपरेटिव बैंक, ये एडवांस किसको दिया, मिस को, यानी मिस, हम यहां पे बात करते हैं सर किसकी, मिस मैनेजमेंट बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर ये मिस कौन सी है, पर्सनल, तो पर्सनल प्रॉफिटेरिंग बाय द मैनेजिंग कमिटी। एंड लास्ट पॉइंट वाज डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। ये फ्रॉड किस में हुआ है, परचेजेस में हुआ है, खर्चों में हुआ है, प्रॉपर्टीज में हुआ है। ये सब बातें आपने इसमें एग्जांपल्स ध्यान रख के चलने थे। फिर मास्टर जी आपको कहां लेके गए थे, क्लासिफिकेशन पे। सर क्लासिफिकेशन क्या होती है, तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, रजिस्ट्रार आपको एक क्राइटेरिया देता है कि इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप देखो ऑडिट करने के बाद ये सोसाइटी किस में फिट बैठती है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, सोसाइटी इज अ जज। अब जब ऑडिट होगा तो वो कुछ भी इनको ग्रेड दे सकती है। ग्रेड हो सकता है उत्तम, अति उत्तम या सर्वोत्तम। तो मान लो मैंने सोसाइटी को बोला तुम अति उत्तम हो, मेंबर्स दुखी हो गए, कहते हैं हम अति उत्तम नहीं, हम सर्वोत्तम है। तो इन्होंने रजिस्ट्रार को कंप्लेंट करी कि तुम्हारा ऑडिटर ठीक से हमको क्लास नहीं दी। तो ऑडिटर शुड बी वेरी केयरफुल जब वो डिसाइड कर रहे हैं क्लास ऑफ सोसाइटी। अब सारे के सारे बच्चे इधर देखो, अरे यार इधर देखो ना, तुम थोड़ी बहुत इधर उधर क्या अपन हो जाते ना, तुम तो बिखर जाते हो। ठीक है, डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट रिपोर्ट विद द मैनेजिंग कमिटी। अगर आपको थोड़ी मोटी दिक्कतें मिली हैं तो वो एक बार एक बार आप वो ड्राफ्ट रिपोर्ट में मैनेजिंग कमिटी के साथ डिस्कस कर लेना, उसके बाद ही अपनी फाइनल रिपोर्ट रजिस्ट्रार को देना। तो ये बेसिक बात इन्होंने सिखाई। अब आते हैं सर टुवर्ड्स द लास्ट लेग ऑफ द चैप्टर। सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी। ऑडिट ऑफ
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑडिट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर इसमें क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं, ये सब मिलके हमको ना पागल बना रहे हैं, ठीक है। सेम सेम टॉपिक को ना पहले इसमें डालते फिर इसमें डालते, सीधा आई से ये नहीं लिख सकता कॉपी पेस्ट। जो आपने वहां पढ़ा वो यही है। देखो क्या लिखा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मनी रिसीव्ड, मनी एक्सपेंडेड। मैंने कहा था मनी आएगा जाएगा, गुड्स आएंगी जाएंगी, एसेट्स और लायबिलिटीज और प्रोडक्शन की बात कर दी। तो ये सारे 4 पॉइंट्स आपके यहां कवर हो गए। अब वहां क्वालिफिकेशन में 3 बातें लिखी थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, अकाउंट्स में डिप्लोमा भी हो सकता है कोऑपरेटिव अकाउंट्स में, प्लस ऑडिटर ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। यहां कहते हैं फालतू बातें बकवास नहीं करनी, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कर सकता है। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन है? जिसके मेंबर्स अलग अलग स्टेट्स में फैले हुए हैं। इसी का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन बैंक में भी किया था, जहां पे ढेर सारे एम्प्लॉइज पूरे इंडिया के सेविंग करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। तो हमने कहा था मल्टी इंडिया वाले लोग हैं। मल्टी इंडिया मतलब इंडिया के अलग अलग स्टेट से लोग आए, तो ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, इसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है क्या ये सेम है जो अपन कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं? हाँ सर, कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता, इंप्लॉय और ऑफिसर नहीं हो सकता, इंप्लॉय ऑफिसर का पार्टनर या मेंबर नहीं हो सकता, एमओ एमई ईओ ई, मेंबर ऑफ द ऑफिसर मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय नहीं हो सकता, इंप्लॉय ऑफ द ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉय नहीं हो सकता, प्लस इसकी कुछ इंडेटनेस या गारंटी और सिक्योरिटी फॉर द इंडेटनेस ऑफ सम थर्ड पार्टी 1000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है सर। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कौन करेगा? वैसा ही है जैसा कंपनीज एक्ट में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 30 डेज की जगह बस ये 1 मंथ लिखते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाए तो मेंबर्स करेंगे। अब मेंबर्स कितने दिन में करेंगे यहां नहीं लिखा, वहां लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद वहां क्या लिखा होता है सर? वहां 90 डेज लिखा होता है। उसके बाद सर ये क्या है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? सर सब्सिक्वेंट ऑडिटर तो हमेशा मेंबर्स ही करते हैं। तो जो मेंबर्स हैं वो एजीएम में अपॉइंट करेंगे। बस याद रखना वहां था फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम तक, जो नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज होती हैं। यहां है फर्स्ट एजीएम से लेके नेक्स्ट एजीएम तक। तो जैसा गवर्नमेंट कंपनी में होता है वही की वही सेम चीज यहां पे अपन ने लिख दी। अब सर पावर्स एंड ड्यूटीज एकदम कॉपी पेस्ट है कंपनीज एक्ट से। वहां था सेक्शन 143, यहां है सेक्शन 73। वहां था 143, यहां है सेक्शन 73। ये क्या कहता है कि सर ऑडिटर कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, चाहे रजिस्टर्ड ऑफिस पे चाहे ना हो। जो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन चाहता है वो भी ले सकता है, चाहे जो उसको जरूरत लगती है। फिर हमने वो जो पॉइंट करे थे ना ए बी सी डी ई एफ, इन सब पे इंक्वायरी हो सकती है। तो ये कह सकता है सी और डी को भूल जाओ, ए बी ई एफ पे आपने इंक्वायरी करनी है। सर ए बी ई एफ का क्या मतलब है? एडवांसेस। जो लोन्स और एडवांसेस हैं चेक करो ये प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है एंड दीज आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। फिर उसके बाद सर क्या कहते हैं? बी फॉर बुक एंट्रीज। जो बुक एंट्रीज है दीज आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। ई और एफ का क्या मतलब था? एक्सपेंसेस आर नॉट चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। सर एक्सपेंसेस तो रेवेन्यू अकाउंट में जाने चाहिए, अरे पर्सनल एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं, ठीक है सर। एंड एफ का मतलब था अगर सोसाइटी ने कोई शेयर्स वगैरह इशू करे तो चेक करो कैश मिल गई, और अगर कैश नहीं मिली तो पोजीशन एज पर द बैलेंस शीट इज CRN। CRN का मतलब है करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग, ठीक है, ठीक है सर। फिर हमने बात करी कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, तो ये वही है सेक्शन 143 वाला, कि जो बैलेंस शीट और पीएनएल है क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं कि नहीं। जस्ट गो विद द फ्लो, जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए थी मिली क्या। उसके बाद ये तो बातें हो गई, क्या तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखी, और जिस 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 ब्रांच पे तुम नहीं जा पाए, जिस ब्रांच पे आप एज अ ऑडिटर नहीं जा पाए, क्या उस ब्रांच से आपके पास समराइज रिटर्न्स आई। प्लस अगर ब्रांच का ऑडिट कोई और ही कर रहा था, ब्रांच पे 2 पॉइंट बन जाते, मजा आ जाता है। अगर ब्रांच का ऑडिट कोई और कर रहा था तो क्या उसकी ऑडिट रिपोर्ट को तुमने कंसीडर किया। एंड लास्ट में देखना जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है क्या वो एग्री करती है बैलेंस शीट और पीएनएल। तो ये 4 के 4 पॉइंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। वेरी गुड अनन्या। अब सर लास्ट में आते हैं हमारे 3 फेवरेट सेक्शंस। सारे बच्चे 10 की सांस लो एंड ब्रीथ आउट। रेडी? रेडी सर। ये कहते हैं पावर ऑफ द सीजी। ये बड़ा अच्छा वाला सेक्शन था, याद है मुझे। पावर ऑफ द सीजी टू डायरेक्ट अ स्पेशल ऑडिट। सर मोदी जी क्यों आ रहे हैं बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों आ रही है बीच में? सर ये तभी होता है जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, सोसाइटी के अफेयर्स बहुत ही खराब हो गए हैं। तो ये कहता है सोसाइटी के जो अफेयर्स है दीज आर नॉट मैनेज्ड एज पर द सेल्फ हेल्प, म्यूचुअल, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स एंड एसबीपी और पीसीपी। इसका क्या मतलब था? ना तो खुद का भला कर रहे हैं ना किसी और का भला कर रहे हैं, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को भूल गए। एंड उसके बाद हमने बोला जो इनकी कमर्शियल प्रैक्टिसेस है
ये जो सेल कर रहे हैं कम रेट पे कर रहे हैं, जो परचेजेस कर रहे हैं हाई रेट्स पे कर रहे हैं, तो इनको बिजनेस चलाना ही नहीं आता। तो आप बोलोगे अफेयर्स ऑफ द सोसाइटीज आर नॉट मैनेज्ड एज पर सेल्फ हेल्प, म्यूचुअल डीड, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, एसबीपी एंड पीसीपी। ठीक है सर। तो जब ये इस तरह के अफेयर्स करेंगे तो खुद की भी इंसॉल्वेंसी हो जाएगी, आज नहीं तो कल ये इनका दिवालिया निकल जाएगा। फाइनेंशियल पोजीशन इज इंडेंजरिंग द इंसॉल्वेंसी। एंड दूसरा रीजन क्या हो सकता है सर, ये ट्रेड और इंडस्ट्री की बैंड बजा रहे हैं। जिस ट्रेड और इंडस्ट्री में ये काम करते हैं उसको इंजरी हो सकती है और उसकी बैंड बच सकती है। These are managed in a manner likely to cause a serious injury or damage to the trade industry or business in which it pertains। तो अगर इन तीनों में से कोई भी रीजन लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वो एक स्पेशल ऑडिट करवा सकती है। अब स्पेशल ऑडिट के बारे में जो भी आपके डाउट्स है मैं भी रिजॉल्व करता हूं। सर सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर देगी उसमें स्पेशल ऑडिट होगा। अब ये स्पेशल ऑडिट करेगा कौन, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑडिटर है वही कर सकता है। ठीक है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये हक कब मिलेगा, जब ये गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। जैसे गवर्नमेंट कंपनी होती है वैसी गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का या दोनों का मिला के, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का या दोनों का मिला के 51% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है तो फिर ये हरकत कर सकते हैं। ठीक है सर। जो ऑडिटर है उसकी पावर, ड्यूटीज और रिपोर्टिंग वही है जो अपन ने सेक्शन 73 में पढ़ा। ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी एक्शन लेना है रिपोर्ट के मिलने से 4 महीने तक ले सकते हैं। दे कैन टेक द एक्शन विद इन 4 मंथ्स। अगर नहीं लिया तो जो भी रिपोर्ट आई है वो सोसाइटी को दे दो और सोसाइटी के जो भी रिलेटेड लोग हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिससे सोसाइटी एफिलिएटेड है, उसको आप दे सकते हो। ठीक है सर। और इसमें कुछ था काम की बात, हाँ, इसका खर्चा कौन उठाएगा, जो स्पेशल ऑडिट है उसका खर्चा कौन उठाएगा। तो मुझे बताओ अफेयर्स कौन कर रहा था खराब, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जिसने काम खराब किया वही खर्चा उठाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी विल हैव टू इनकर द एक्सपेंसेस। तो जो एक्सपेंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला फाइनल है, पत्थर की लकीर, कोई चेंज नहीं कर सकता। एंड इट विल बी पेड बाय द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब सर इसके बाद एक टॉपिक आता है इंक्वायरी बाय द रजिस्ट्रार। क्या रजिस्ट्रार इंक्वायरी कर सकता है? हाँ, सेक्शन 78। ये लास्ट के 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 77, 78, 79। रजिस्ट्रार इंक्वायरी किसके कहने पे करेगा? मैंने कहा 4 लोगों के कहने पे। 4 लोगों के कहने पे इंक्वायरी कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ, तो हो सकता है ये किसी फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी से एफिलिएटेड हो तो उसके कहने पे कर सकता है। दूसरा ये कर सकता है किसी क्रेडिटर के कहने पे। फिर अगले 2 पॉइंट क्या थे सर? 1/3 और 1/5। 1/3 किसका? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। 1/5 था मेंबर्स का। तो ये 4 लोगों के कहने पे कर सकता है, या तो किसी फेडरल कोऑपरेटिव जिससे ये सोसाइटी एफिलिएटेड है, या किसी क्रेडिटर, या 1/3 ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, या 1/5 ऑफ द जनरल मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब सर इंक्वायरी या तो ये खुद करेगा, अगर इसके पास टाइम नहीं है तो किसी और बंदे को भेजेगा। सोसाइटी को कितना टाइम दिया जाएगा चीजें अरेंज करने के लिए? 15 दिन। वी विल गिव देम गुड 15 डेज टू अरेंज दीज थिंग्स। अब सर जो बंदा इंक्वायरी करने गया उसके पास 3 पावर है। सुनना मेरी बात, बड़ी अच्छी पावर है। सबसे पहले वही पावर्स है जो एक ऑडिटर के पास होती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हो, आप किसी भी बंदे से इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ले सकते हो उसको समन करके। अब अगर आपको लग रहा है सारे बंदे बिखरे हुए हैं तो सबको एक जगह एक मीटिंग में बुला लो। अगर आपको लगता है सब लोग बिखरे हुए तो सबको एक जगह एक मीटिंग में बुला लो। सर मीटिंग का नोटिस कितने दिन का? 15 का आधा कर दो। सर 15 का आधा किया तो 7.5 निकलता है। तो मैंने कहा 7.5 को 7 करते हैं, 7 डेज का नोटिस देंगे और मीटिंग बुला लेंगे। एंड लास्ट में अगर लगता है कोई बंदा रह गया जो मीटिंग में नहीं आ पाया तो उसको आप अलग से बुला सकते हो अगर आपको लगता है उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है। समन एनी पर्सन जिसको इस अफेयर्स के बारे में पता हो अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो 3 बात है, एक्सेस एंड समन, कॉल अ मीटिंग, देन अगेन समन सम अदर पर्सन इफ इट रिक्वायर्ड। अब सर फॉलोअप क्या कहता है? ऊपर 4 महीने था, यहां 3 महीने है। 3 महीने के अंदर अंदर जो हरकत करनी है करो। 3 महीने के अंदर अंदर आपको जो रिपोर्ट है ये देनी है सोसाइटी को, उसकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिसको वो एफिलिएटेड है, प्लस जिसके कहने पे इंक्वायरी, उनको किसके कहने पे इंक्वायरी होती है? फेडरल कोऑपरेटिव, क्रेडिटर, 1/3, 1/5, 1/3 ऑफ द बोर्ड, 1/5 ऑफ द मेंबर। ये वाला पूरा टॉपिक कॉपी पेस्ट किया है। इसमें बस वर्ड है इंस्पेक्शन और सेक्शन है 79। किसके कहने पे इंस्पेक्शन होगी? वापस एक बार रिवाइज कर लो, मौका दिया ईश्वर ने। फेडरल कोऑपरेटिव, क्रेडिटर, 1/3 ऑफ द बोर्ड, 1/5 ऑफ द मेंबर। अब सर इसमें भी 15 डेज का नोटिस पीरियड दिया जाएगा चीजें अरेंज करने के लिए। अगेन जो पावर्स अवेलेबल है, पावर्स यही सारी अवेलेबल है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हो, मीटिंग बुला सकते हो। मीटिंग बुलाने का टाइम लिमिट नहीं दिया इन्होंने। और फिर ये क्या कहता है, आप लोगों को समन करके उनको इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ले सकते हो। क्लियर एवरीवन? यस सर। अगेन यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो 3 मंथ्स के अंदर अंदर सोसाइटी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। So here we complete the revision of cooperative society in 24 minutes.
30 सेकेंड्स। आई होप यू एंजॉयड इट। मजा आया कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ के। बस यूं ही खुशी खुशी मुला कर पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते।